जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा एंड होप यू ऑल प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के बारे में। बिहार दरोगा का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, बिहार दरोगा का क्या सिलेबस है, कौन सी वो बुक लिस्ट है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के ऊपर। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे आपके ऑलमोस्ट सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के, आपका सिलेबस को लेकर के, आपका बुक लिस्ट को लेकर के। उसके बाद भी आपको कोई डॉट बचता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिए। और जिन्हें डायरेक्ट कुछ पूछना है वो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं रिप्लाई भी देती हूँ। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बस हाय हेलो नहीं भेजना है, यूट्यूब का रेफरेंस और क्वेश्चन के साथ अपने डाउट भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार दरोगा का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई के एग्ज़ाम को, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न को, ठीक है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है इसका। फिर हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। फिर हम जानेंगे कौन सी बुक लिस्ट हमें पढ़नी है, कौन कौन से बुक हमें पढ़ने हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बिहार एसआई के एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला आपका फेज़ होता है प्रीलिम्स का। ये फर्स्ट फेज़ है एग्ज़ाम का। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। यू हैव जस्ट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। क्वालिफाई मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। आप एक एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। क्या होते हैं, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होते। प्रीलिम्स आपको बस क्वालिफाई करना होता है। तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, प्रीलिम्स में जीएस पेपर होता है और करंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में आते हैं और जीएस पेपर आता है। इसमें 100 आपके जो है, ये गलत हो गया है, मार्क्स 200 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनका 200 मार्क्स होता है, यानी और 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। तो ये बात भी आप जान लें कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको है इसमें, ठीक है। पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलती करने पे आपको 0.2 माइनस हो जाएंगे, ठीक। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब तो एक और बार आप क्लियर हो जाएं कि प्रीलिम्स में जो आपका पहला फेज़ है एग्ज़ाम का, ये क्वालिफाइंग है, इसका फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं है। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 0.2 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, मतलब बहुत मार्जिन का नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए क्या है कि आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब आपका सेकंड फेज़ में क्या होता है, मेंस होता है। एग्ज़ाम का सेकंड फेज़ है मेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाईली इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि यही आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। ये पेपर 2 आपका फाइनल मेरिट बनाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल मेरिट में रोल प्ले करता है, इसी के नंबर, ठीक है। इसमें मेंस में 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका हिंदी का होता है। पहले शिफ्ट में ध्यान रखिए, फर्स्ट शिफ्ट आपका हिंदी का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। सेकंड शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी का पेपर 2 आपका सेकंड शिफ्ट में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में 100 होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। 2-2 घंटे का टाइम दिया होता है, ठीक है। 2 आवर टाइम 2 आवर टाइम, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, ये बात माइंड कर लीजिए। और अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करना ही है 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम को देने के लिए आपको, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि आप मेंटली नहीं, ये इसीलिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि उस दिन जो होता है ना, एग्ज़ाम के दिन में सिचुएशन डिफरेंट होती है। लोग दूर दूर से ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है।
तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मेरे 2 पेपर हैं इस दिन, ठीक है। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रह करके पेपर देना, और जो इंपॉर्टेंट पेपर है वही सेकंड शिफ्ट में, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। तो बी मेंटली प्रिपेयर, ठीक है, टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जो कि 3rd फेज है एग्ज़ाम का, ठीक है। आप जैसे ही इसमें इसको मेंस को पार करिएगा, तो मेंस को पार करके तीसरा फेज आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, फिजिकल का, जिसमें मेल के लिए अलग क्राइटेरिया और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो रनिंग क्या है, बॉयज़ के लिए 1 माइल 6.5 सेकेंड में, गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। हाई जंप बॉयज़ के लिए 4 फीट का है, गर्ल्स के लिए 3 फीट का है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फीट का है, फीमेल के लिए 9 फीट का है। शॉर्ट पुट 16 पाउंड का 16 फीट, और गर्ल्स के लिए 12 पाउंड का 10 फीट का, ठीक है। ये शॉर्ट पुट है, ये बॉल थ्रो होता है, ठीक है, लोहे का होता है, ये बना हुआ, इसे थ्रो करना होता है। तो ये क्राइटेरिया देख लो आप, ठीक है। ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट गूगल से भी अवेल कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक के वेबसाइट से। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो 3rd फेज में है, ये उसके क्राइटेरिया। इतना क्लियर करने के बाद, ठीक है, जब ये तीनों लेवल आप क्लियर कर लोगे, प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल, तब बनेगा आपका फाइनल मेरिट, ठीक है। ये फाइनल मेरिट बनेगा आपके मेंस के नंबर पे, ठीक है। ये जब फाइनल मेरिट बन जाएगा, और यह ध्यान रहे फिजिकल में आपके नंबर नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है इसमें, ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं है, यू हैव जस्ट टू क्वालिफाई इट, ठीक है, इसको बस क्वालिफाई करना है। तो अब आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट के बाद आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मेडिकल का और पुलिस वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये बात हो गई एग्ज़ाम पैटर्न की। अब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो वो एग्ज़ाम पैटर्न से ही हमें पता चल रहा है। ये बात ध्यान में दे दें कि ये पेपर और ये पेपर, ठीक है ना, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें और प्री और मेंस में जिन चीज़ों का अंतर है वो मैं आपसे बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है। देखिए, तो प्रीलिम्स में और मेंस में अंतर क्या आ जाता है। प्रीलिम्स में आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में 2-4 क्वेश्चन, लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है। और अंतर क्या होता है इसमें मेंस के एग्ज़ाम में कि मैथ्स के, ठीक है ना, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से रहते हैं इसमें, जबकि इसमें 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथ्स और रीजनिंग से, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस के सिलेबस में पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन क्या है, वो है GS के पेपर्स, यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका एनवायरनमेंट, आपका जनरल साइंस, ठीक है। एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस में फिर आपके 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है, इन दोनों को मिला करके जितने क्वेश्चन आते हैं इक्वल वेटेज आपका बायोलॉजी का होता है, ठीक है। तो ये सिलेबस, ये जो GS पोर्शन है, ये आपका प्री में भी है, ये आपका मेंस में भी है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये पोर्शन आप जब प्रीलिम्स के लिए तैयार करोगे तो ये दिमाग में बिठा लो कि ये प्रीलिम्स मेंस के समय में जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चलेगा आपका, तो वो कितना बेनिफिट देगा अगर प्रीलिम्स में आप इस पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो मेंस के समय आपको लगेगा कि मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अब हमने देख लिया, अब हम सिलेबस देख लेते हैं। जैसे इसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, नोट पर्सनैलिटीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स कुछ बार पूछ दी जाती है, डिस्कवरीज, डिजीज, न्यूट्रिशन, अवार्ड और ऑथर्स, बुक के ऑथर्स भी पूछे जाते हैं, कल्चर, हेरिटेज, कंट्री, करेंसी भी पूछी जाती है, ध्यान रहे इस बात का, डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिफेंस एंड नेबर्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। मेंस का सिलेबस देख ले तो मेंस में मैंने जैसा कहा कि मैथ्स और जो रीजनिंग जो है आपका इसमें आ जाता है। तो क्या क्या है उसमें सिलेबस, तो ये देखो, नंबर सिस्टम,
ये सब आप देख लेना, पीडीएफ में इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जनरल साइंस से आप देख सकते हो, ये सिलेबस है जनरल साइंस का, ठीक है। फिर पॉलिटी का ये सिलेबस है, इंडियन हिस्ट्री का ये सिलेबस है, और ज्योग्राफी का ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना। मेरा यही बताने का काम है कि ये जो पोर्शन है, ध्यान रहे, ये पोर्शन मैं बार बार रिपीट इसलिए जोर डाल रही हूँ ना, क्योंकि यही जो है, यही वो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, इसका ही वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रीलिम्स में और मेंस में। तो इसको आप प्रीलिम्स में जब तैयार कर लेंगे इस पूरे पोर्शन को, तो आपको ऑलमोस्ट समझ लो कि मेंस का तैयारी हो गया। ये नहीं कि प्रीलिम्स की अलग तैयारी होती, मेंस की अलग तैयारी होती, कुछ नहीं। जो अंतर है वो तैयार होता है। अंतर क्या है इसमें हिंदी पूछ लिया जाता है, जो कि आपका क्या है, क्वालिफाइंग है नेचर में, और इसमें मैथ्स और रीजनिंग कुछ अलग पूछ लिया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, बाकी कुछ अलग नहीं है। बाकी इसमें भी आपको ये पेपर, आपको ये जो पेपर आप देख रहे हो, ये आपको यहाँ पे भी देने ही है मेंस में, ठीक है। हिंदी का क्या सिलेबस है, तो हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न हमने देख लिया, ठीक है, हमने एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लिया, हमने सिलेबस पे बात कर लिया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बुक लिस्ट। आखिर एग्ज़ाम की तैयारी होगी कैसे। हमने बिहार दरोगा का एग्ज़ाम पैटर्न जान लिया, ठीक है, हमने जान लिया इसके सिलेबस को, इसका सिलेबस क्या है। अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानेंगे वो है बुक लिस्ट, ठीक है। तो बुक लिस्ट बताने से पहले मैं किसी भी जो कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना कि सिर्फ दरोगा का, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है, दो चीज़ों को सबसे पहले जान लीजिए। वो दो चीज़ें क्या हैं, एक होता है आपका उस एग्ज़ाम का सिलेबस, ठीक है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस, दूसरा होता है उस एग्ज़ाम का PYQs, ठीक है। आप जो है इन चीज़ों को देखने पे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है, उसके प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन को देखने में समय दीजिए, उसका सिलेबस को समझने में समय दीजिए। आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपका 30 to 40% हर्डल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये मान के चलिए। क्योंकि इतना आप जान रहे हैं सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर क्या है, तो समझ लो आपने एग्ज़ाम के सोल को समझ लिया है, ठीक है। तो ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा समझनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। देखो बुक लिस्ट में क्या है ना, बुक लिस्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला चीज़ क्या होता है, थ्योरी पोर्शन, ठीक है। थ्योरी आप कहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी। फिर ये होने के बाद, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद आता है सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। हमने थ्योरी पढ़ी, हमने उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किया, सेट प्रैक्टिस तब स्टार्ट होता है जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है, या एटलीस्ट हमने सिलेबस का 80% तक कवर कर लिया हो। जो आपका GS पेपर्स हैं हमने पढ़ लिए, अब हम लगाने चलेंगे सेट प्रैक्टिस, ठीक है। ये एग्ज़ाम से कम 2 महीने पहले, ठीक है, 2 मंथ पहले से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम का मान लो डेट आ गया है, ठीक है, एग्ज़ाम का डेट आ गया तो सेट प्रैक्टिस लगा देनी चाहिए। लास्ट का 1 महीना जब बचता है उस वक्त सेट प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए, 1 सेट पर डे। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जब तक हम प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, ये कवर कर रहे हैं, तब हमें कम से कम वीक में 2 सेट जो है लगा लेने चाहिए। उससे क्या होगा ना कि, और ये नहीं कि सिलेबस 80% होने का वेट कर लेना अब एग्ज़ाम तक के लिए, उतना नहीं करना, लेकिन टेस्ट जो है वीक में 2 जो है सेट लगा। इसलिए बोली सिलेबस अगर 80% कवर होगा, क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, सेट प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना जब सेट प्रैक्टिस में, तो बहुत मतलब बनाने का मन ही नहीं करने लगता, मन उब जाएगा। और जब क्वेश्चन बनने लगेंगे ना, तो इंटरेस्ट से दूसरा सेट भी लगाओगे, तीसरा सेट भी लगाओगे जब नंबर आने लगेंगे। तो इसलिए पोर्शन कवर करना ये, क्योंकि यही तो है, अगर ये हो जाएगा तो ये करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में।
तो थ्योरी बुक्स में कौन कौन सी बुक ज़रूरी है बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए? तो देखिए, जो बुक मैं थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ बिहार एसआई में आपके काम नहीं आएंगी। ये बुक आपके बीपीएससी प्री तक को आपको तैयार कर देंगी। इन बुक से आपका बीपीएससी प्री लेवल तक का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। तो वो बुक कौन सी हैं? एक लूसेंट की बुक हुई, एक क्राउन की बुक होगी थ्योरी पोर्शन में, तीसरी बुक हो गई एनसीईआरटी सार संग्रह की। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये महेश बर्णवाल जी की बुक है। ठीक है, महेश बर्णवाल जी की ये बुक है, लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम एक ही किताब से, भाई एक किताब से जो होता है तैयारी, कहते हैं ना कि लोग एक किताब से तैयारी कर लेते, जाके ज़रा सा उनका स्टडी टेबल देखिएगा, क्या एक ही बुक रखी हुई थी उनके स्टडी टेबल पे? ऐसा नहीं होता है, हर बुक की खासियत होती है। ठीक है, हमने क्योंकि बहुत सारे बुक से गो थ्रू किया है तो इसीलिए पता हर बुक की खासियत है। तो लूसेंट की खासियत है, लूसेंट के कुछ पोर्शन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। क्राउन की खासियत है, क्राउन के कुछ पोर्शन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। और किससे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, और लूसेंट और क्राउन से लूसेंट से कौन से टॉपिक पढ़ने, क्राउन से कौन से टॉपिक पढ़ने, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है डिटेल में। अगर उस वीडियो की मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लेना एक बार। ठीक है, छोटा सा वीडियो, ये नहीं कि बहुत लंबा वीडियो है, छोटा वीडियो है। तो ये हो गई लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार संग्रह। जो लूसेंट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा टाइम से यहीं पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल आप ये पढ़िए। जो क्राउन के साथ कंफर्टेबल है वो क्राउन के साथ जाइए, और जिन्हें मेरा तरीका पसंद है वो बिल्कुल इस लिंक पे क्लिक करके जानिए कि लूसेंट से क्या पढ़ लें, क्राउन से क्या पढ़ लें। ठीक है, और रही बात एनसीईआरटी सार संग्रह की, ये बहुत अच्छी किताब है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा आपका? ठीक है ना, स्टडी का वे क्या होगा आपका स्टडी का वे ऐसा होगा कि आपने पहले जो टॉपिक पढ़ लिया, लूसेंट या क्राउन, ये दोनों में से एक ही लेके चलिएगा, जो लेके चल रही है, जो मेरी तरह से चलना चाहते हैं। तो जो टॉपिक इससे कर रहे हैं, उसके बाद जो टॉपिक आपने कर लिया इन दोनों से, उसके बाद उसी सेम टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ डालो एनसीईआरटी सार संग्रह से। फिर वो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब वो टॉपिक अभी अधूरा ही है जब तक ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होगा। तो अब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है घटना चक्र की। ठीक है, सबसे बेस्ट बुक। अब लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं एक घटना चक्र नहीं, घटना चक्र की जो होती है ऑब्जेक्टिव आती है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज इसकी ऑब्जेक्टिव आती है। कौन सी खरीदनी है? तो ठीक है, देख लो को भाई कौन सी खरीदनी है। घटना चक्र की आपको 4 किताबें खरीदनी है जो मैं बता रही हूँ। एक हो गया आपका हिस्ट्री का, एक हो गया आपका पॉलिटी का, ठीक है, एक हो गया आपका ज्योग्राफी का, एक हो गया जनरल साइंस का। सिर्फ इतनी सी ही घटना चक्र खरीदनी है, और इसी घटना चक्र को जो है प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे प्रैक्टिस करना, स्टडी का तरीका मैं बता चुकी हूँ। पहले टॉपिक पढ़ लो और इसके साथ एनसीईआरटी सार संग्रह के साथ उसको कंप्लीट करो उस टॉपिक को। उसके बाद अब टॉपिक कंप्लीट होगा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो समझ के ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक है और थ्योरी के लिए कौन सी बुक है। तो ये बुक लगभग हर एक बच्चे के पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये बुक हर बच्चों के पास पड़ी हुई, हर किसी के स्टडी टेबल पे ये बुक ज़रूर है। ये ऑब्जेक्टिव जो है आप ज़रूर ले लेना घटना चक्र की। मैंने इसे पर्सनली बनाया इसलिए मैं पर्सनली बता रही हूँ। और घटना चक्र जिन्हें लगता है कि बहुत मोटी किताबें हैं तो ज़रूर जा करके मैं लिंक में घटना चक्र का जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, कैसे कम समय में आप घटना चक्र को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखने में ये बुक मोटी है पर जब पढ़ने जाओगे तो बुक बहुत कम है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तो दिए हुए हैं। तो आपको लिंक दे दिया है मैंने, वो उसमें देख लेना कि कैसे घटना चक्र को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक कंप्लीट किया, घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव बनाया। अब प्रैक्टिस सेट की बात आई तो जब शुरुआत में आप जो है वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लगाना। जैसे ही एग्जाम का समय आ जाएगा, 1 महीना बचेगा तो 1 महीना में तो डेली आपका प्रैक्टिस सेट लगेगा ही लगेगा। और जब एग्जाम में 1 महीने से ज़्यादा का समय है तो वीक में सिलेबस आपका लगभग अगर ज़्यादा कंप्लीट हो गया होगा तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर करते चलना। ठीक है ना, इससे क्या होगा ना, अपने नंबर के बारे में पता चलेगा कि हम कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गई बुक लिस्ट के बारे में, देख लिया आपने। ये बुक्स हैं, फिर उसके बाद ये घटना चक्र की किताबें हैं, और फिर ये सेट प्रैक्टिस के लिए किताबें। और जिन लोगों की शिकायत रहती है याद नहीं होता, ठीक है ना, याद नहीं रहता, याद नहीं होता, तो
इसका एक ही सोल्यूशन है, जो मैंने बताया ना स्टडी का तरीका, ये बेस्ट स्टडी का तरीका माना जाता है, बेस्ट, ठीक है। क्योंकि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ खुद पे, आप लोग जैसा ही मेरा भी हाल रहता था शुरू में, ठीक है ना। शुरू में मैं भी यही करती, जो पढ़ती थी मैं भूल जाती थी, जो पढ़ती थी भूल जाती थी। वही अपनी बहन में भी देखती, जो पढ़ती है भूल जाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। आप अगर उस पैटर्न से पढ़ाई को कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। याद नहीं रहता है, याद नहीं रहने का बेस्ट और बेस्ट यही सोल्यूशन है कि पहले आप टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। टॉपिक पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव बना लो, फिर प्रैक्टिस सेट में भी वो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है ना, इन टॉपिक से। तो टॉपिक पढ़ो और ऑब्जेक्टिव बना लो, तो क्या होगा ना कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जब हम पढ़ लेते हैं, फिर पूरा जो है सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तब जाते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो कैसे याद रहेगा बताओ। इसलिए टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करोगे तो याद नहीं रहने का नहीं, जो निकल जाएगा दिमाग से। और सेट प्रैक्टिस करी होंगी, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करी रहेंगी, तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस देखिएगा ना, तो आपको ऑप्शन से ही उसके आंसर याद आ जाएंगे, ठीक है। तो यही है बेस्ट स्टडी पैटर्न, ठीक है, जिससे आपको ये याद नहीं रहने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में तीनों चीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, एग्जाम को, सिलेबस को, बुक लिस्ट को। तो वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इतना डिटेल डिस्कशन किया है हमने, एग्जाम के पैटर्न को जाना, सिलेबस को जाना, बुक लिस्ट को जाना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और जो स्टूडेंट्स बिहार दरोगा की प्रिपरेशन करते हैं आपकी जानकारी में, जिन्हें नहीं समझ में आता एग्जाम, सिलेबस, बुक लिस्ट, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। उनसे उन लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, अब बाकी जो डाउट्स हो आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके सिवा भी कोई डाउट अगर आपको बचा रहे तो बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।